तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 21 फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का, जिसमें हम सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चे, आज की क्लास में हम सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो सीड आप सॉइल में लगाते हो उसमें किस तरीके से जर्मिनेशन होता है, उसमें किस तरीके से अंकुरण होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक बीज को अंकुरित बनाते हैं, जो एक बीज को जर्मिनेट होने देते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम पढ़ डालेंगे, सारी की सारी चीजें हम पढ़ डालेंगे। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, थैंक यू सो मच गाइज, हमारे जो चैनल है उसमें 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। इस तरीके से हम पे अपना प्यार न्योछावर करते रहिए और हम भी आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाले हैं और आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। चलो ओके, चलो देखो, सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है बच्चे, ये समझते हैं पहले। ठीक है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये जो सब्सक्राइबर को लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच, सच में यार, लिटरली। चलो, सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है बच्चे एक ऐसा प्रोसेस, सीड जर्मिनेशन में मैं बोल रही हूं आपको कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये आपका सीड है, ये आपका सीड है, ये सीड को मैंने सॉइल में लगाया, इस सीड को मैंने सॉइल पे लगाया, इस सीड को मैं सॉइल पे लगाने के बाद इस सीड की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी सीड की कि इससे एक पौधा आगे बन रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है कि सीड की कैपेसिटी है सीड की, यार उसमें टेंडेंसी है, उसमें कैपेसिटी है कि वो एक अच्छा हेल्दी पौधा अपने में से प्रिपेयर कर सकता है। उस प्रक्रिया को बोला जाता है सीड जर्मिनेशन, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। तो अगर इस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। लास्ट क्लास में बच्चे हमने डोरमेंसी के बारे में पढ़ा था, जहां पे मैंने बोला था यार सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाता, सीड अंकुरित ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर थे। कुछ फैक्टर सीड में हमने देखे, कुछ फैक्टर हमने देखा कि यार एनवायरनमेंट अच्छे से उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मतलब डोरमेंसी का मतलब होता है कि सूटेबल कंडीशन, बाहर कंडीशन सही होने की वजह सही है बट फिर भी सीड मैच्योर नहीं हो पाता है। पर जर्मिनेशन का मतलब है कि जब सीड से नया पौधा बन जाता है, नई सीडलिंग बन जाती है। सीडलिंग का मतलब होता है सीड से जो पौधा बनता है उसको सीडलिंग कहा जाता है। नई सीडलिंग सीड से एमर्ज हो जाएंगी, उस प्रोसेस को बोला जाता है सीड जर्मिनेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चे सीड जर्मिनेशन। तुमसे पूछ लिया जाए ना, सिंपल और आसान भाषा में तुमने ये बोलना है, जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब एक सीड में कैपेसिटी है, टेंडेंसी है एक बड़ा, एक सुंदर, एक हेल्दी पौधा बनाने की अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन है कि अच्छा टेम्परेचर उसको दिया जा रहा है, अच्छा लाइट उसको दिया जा रहा है, अच्छी ह्यूमिडिटी कंडीशन उसको दी जा रही है, कि फेवरेबल कंडीशन में सीड की ऐसी कैपेसिटी कि सीड एक नए पौधे को उत्पन्न कर रहा है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चे सीड जर्मिनेशन। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं द एमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग। जो सीडलिंग सीड से निकल रही है उसका एमर्जेंस टू अ स्टेज where the aspect of its essential structure indicates whether or not it will be able to develop the further satisfactory plant under favorable condition। इसमें तुम ये भी लिख सकते हो कि सीड की ability of a seed to produce a healthy plant under favorable condition। ये डेफिनेशन भी तुम बोल सकते हो। ये बिल्कुल लेमैन डेफिनेशन है। अगर एग्जामिनर तुम्हारा देखेगा उनको लगेगा यार बच्चे को समझ आया हुआ, यार बच्चे को समझ आया, इसलिए बच्चे ने अपने तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, चलो, आई होप बच्चे आपको डेफिनेशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हिंदी में भी जान लेते हैं। बीज अंकुरण की प्रक्रिया में जब अंकुर इतना विकसित हो जाता है कि उसके आवश्यक अंग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं और यह संकेत मिलता है कि यदि उसे अनुकूल परिस्थितियां यानी कि मिट्टी, पानी, वायु और प्रकाश मिले तो वह एक पूर्ण और स्वस्थ पौधे में विकसित हो जाता है। तो इस अवस्था को अंकुर की उन्नति और विकास की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? सीड जर्मिनेशन इस अवस्था को बोला जाता है। आई होप बच्चे डेफिनेशन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है इसमें।
कुछ नहीं है कि एक सीड एक नया पौधा बना रहा है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन हम दे रहे हैं उस कंडीशन को हमने सीड जर्मिनेशन बोला। ठीक है, इतना सही है। अब सीड जर्मिनेशन बच्चे दो तरीके की होती है, एक आता है एपीजियल, दूसरा आ जाता है हाइपोजियल। आपने नाम याद रखने, जब भी एपी शब्द आता है उसका मतलब होता है बाहर, बाहर आउटर या अपर, ऊपर वाला या बाहर वाला। ठीक है, और हाइपो का मतलब होता है लोअर, हाइपो का मतलब होता है लोअर या इनर, लोअर या इनर, दो शब्द। ये जो आपके मीनिंग है, जैसे एपी, हम पढ़ते हैं कि एपिडर्मिस, हमारी बाहर स्किन जो होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, मतलब आउटर लेयर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे सुफिक्स प्रीफिक्स होते हैं जिनका मतलब कांस्टेंट होता है। जैसे हम होमो हिट्रो की बात करते हैं तो होमो का मतलब होता है सेम, हिट्रो का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। तो वैसे ही एपी का मतलब आउटर होता है या अपर होता है, और हाइपो का मतलब इनर होता है या लोअर होता है। हाइपो का मतलब इनर होता है या लोअर होता है। अब देखो, दो तरीके की जर्मिनेशन हम कह रहे हैं कि सीड में जर्मिनेशन दो तरीके से होती है। पहला तरीका होता है एपीजियल अंकुरण, दूसरा तरीका होता है हमारा हाइपोजियल अंकुरण। अब वन बाय वन हम जानेंगे कि क्या क्या टाइप्स जर्मिनेशन के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपीजियल जर्मिनेशन के बारे में। उससे पहले आपको दो चार टर्म्स जानना जरूरी है, दो चार टर्म्स जानना जरूरी है। मान लो ये सीड है, ये सीड है, ठीक है, ये हमारा बीज है। अब बीज में क्या होगा, जैसे ही इसमें जर्मिनेशन, अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी फेजेस ऑफ जर्मिनेशन, जिसमें हम जानेंगे किस तरीके से सीड में थोड़ा पानी लिया उसने, फिर उसमें अंदर किस तरीके से चीजें होती है, उसके बाद किस तरीके से उससे पौधा बनता है। तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन जानेंगे। तो वीडियो लीव नहीं करनी है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इंटरेस्ट बनाओ, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़ लो तो फायदे में रहोगे, बीएससी में भी अच्छे नंबर आएंगे, आगे भी अच्छा करोगे। आज छोड़ दिया, बीएससी में नंबर गए, आगे भी उतनी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से, आज से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो, मैंने बोला बच्चे ये हमारा सीड है, ये अपना सीड आ गया, ठीक है। सीड जब जर्मिनेट होने लग जाता है तो उसमें ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर नीचे बनता है, या जिसको हम बोलते हैं रेडिकल बच्चे, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल ऐसा पोर्शन होता है सीड का, रेडिकल ऐसा पोर्शन होता है सीड का जिससे रूट्स बनती हैं, जिससे आगे चल के रूट्स बनती है। इतनी बात क्लियर होगी। हमने बोला कि जैसे पानी सूखता है सीड तो जर्मिनेशन होने लग जाता है। मैं फेजेस आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जर्मिनेशन के फेजेस आते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग ये जान लो, जैसे सीड प्लांट में तब्दील होने लग जाता तो सबसे पहले उसका अपीयरेंस, सबसे पहले उसमें रेडिकल देखने को मिलता है। रेडिकल थोड़ा ऐसा, रेडिकल पोर्शन जो होता है वो रूट लाइक पोर्शन होता है। रेडिकल जो है वो एक ऐसा पोर्शन होता है जहां से पौधे की रूट आगे चल के बनेगी। जैसे धीरे धीरे ये सीड और जर्मिनेट करता जाएगा, नया प्लांट बनता जाएगा, तो उस रेडिकल से रूट बनना शुरू हो जाएगी। तो सीड से सबसे पहला पार्ट रेडिकल बनता है, जो आगे चल के एक प्लांट की रूट्स डेवलप करता है। और उसके बाद ये जो पोर्शन होता है बच्चे सीड का, ये जो पोर्शन होता है सीड का, इसमें फूड स्टोर होता है, इसमें फूड स्टोर होता है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टोर्ड फूड होता है। तो इसको कॉटिलीडन कहा जाता है। इसको बच्चे कॉटिलीडन कहा जाता है, इसको बोला जाता है कॉटिलीडन, इसको बोला जाता है बीज पत्र बोला जाता है इसको, ठीक है। जहां पे अब देखो ये सीड आगे चल के प्लांट बनाएगा। प्लांट क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके अंदर कुछ खाना है, उस खाने का न्यूट्रिशन इस पे लगेगा और प्लांट बनाएगा, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन, जो ऐसा पार्ट जिसमें पूरा स्टोर्ड फूड होता है, उसको कॉटिलीडन बोला जाता है, उसको कॉटिलीडन बोला जाता है। कुछ प्लांट के केस में बच्चे ये कॉटिलीडन लीफ में डेवलप हो जाता है, कुछ प्लांट के केस में ये कॉटिलीडन आगे पत्तियां बना देता है। हम पढ़ेंगे कि किन प्लांट्स में ऐसा होता है, वो हम वन बाय वन जानेंगे, वन बाय वन चीजें जानेंगे, ठीक है। एकदम से वो नहीं हो जाना कि ये क्या बोल गया, ये क्या हो गया। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। पहले मैंने रेडिकल का जिक्र किया, सबसे पहले एक सीड से रेडिकल निकलता है जो आगे चल के रूट बनाता है। फिर मैंने आपको बोला जो ये पोर्शन है, जहां पे यहाँ इस वाले पोर्शन में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, जो आगे ब्रेक डाउन होकर जिससे आगे नया प्लांट बनता है। तो इस वाले पोर्शन को कॉटिलीडन कहा जाता है बच्चे, जिसको हिंदी में बीज पत्र बोला जाता है, बीज पत्री या बीज पत्र बोला जाता है। अब क्या होता है, उसके बाद यहां से आपका एक पोर्शन निकलता है जिससे ऊपर
जिससे ऊपर फिर प्लांट बनने लग जाता है या शूट पोर्शन डेवलप होने लग जाता है, उस पोर्शन को बोला जाता है बच्चे प्लीम्यूल। उस पोर्शन को क्या बोला जाता है? प्लीम्यूल बोला जाता है। प्लीम्यूल अगर तुमसे पूछे प्लीम्यूल क्या होता है एक सीड में, सीड में प्लीम्यूल का मतलब होता है ऐसा पोर्शन एक सीड का जो आगे चल के शूट सिस्टम बनाता है, जो आगे चल के आगे शूट बनाता है। पूरा ऊपर को प्लांट कौन सा पोर्शन बनाता है? शूट सिस्टम बनाता, सॉरी प्लीम्यूल बनाता है। तो मैंने अभी तक बच्चे क्या बोला? मैंने बोला सीड है, सीड से सबसे पहले रेडिकल निकलेगा, रेडिकल आगे चल के रूट बनाएगा। फिर मैंने बोला जो जिस पोर्शन में खाना स्टोर हो रहा है उसको हमने कोटिलीडन बोला, जिसको हिंदी में बीजपत्री बोला जाता है। फिर मैंने आपको बोला कि जैसे रूट बन जाएंगी तो ऊपर शूट भी तो बनेगी। जिस पोर्शन से शूट ऊपर को बनेगा उसको बोला जाता है प्लीम्यूल। जिस पोर्शन से ऊपर शूट बनेगा उसको बोला जाता है बच्चे प्लीम्यूल। शूट सिस्टम किस पोर्शन से डेवलप होता है? तो वो है प्लीम्यूल। रूट सिस्टम किससे डेवलप होता है? तो वो है रेडिकल। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, हो गई नहीं? हो जानी चाहिए। ओके चलो अब आगे देखते हैं क्या है। 2 पार्ट और रह जाते हैं, फिर आपको एपिजियल जर्मिनेशन समझ में आएगा। ठीक है चलो, अब ऐसा पोर्शन जो कॉटिलीडन और प्लीम्यूल के बीच के पोर्शन को बोला जाता है बच्चे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हम पढ़ रहे हैं ना, एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, उनमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का जिक्र आएगा, इसीलिए मैं आपको ये पूरा कार्यक्रम बता रही हूं। ठीक है, मैंने बोला प्लीम्यूल और कॉटिलीडन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एपिकोटाइल कहा जाता है, और रेडिकल और हाइपोकोटाइल के बीच का पोर्शन हाइपोकोटाइल कहा जाता है। हाइपोकोटाइल आगे डायग्राम है तो वहां पे अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तुम ये चीज समझो। अभी हमने 2-4 चीजें पढ़ी, जिसमें मैंने बोला रेडिकल जो है, रेडिकल ऐसा पोर्शन है जहां से रूट बन रही है, और प्लीम्यूल ऐसा पोर्शन है जहां से शूट बन रही है, और प्लीम्यूल और कॉटिलीडन के बीच में एपिकोटाइल होगा, और रेडिकल और कॉटिलीडन के बीच में हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मैंने बोला हाइपो नीचे, मतलब नीचे वाला पोर्शन, रेडिकल और कॉटिलीडन के बीच वाला, कॉटिलीडन से ऊपर वाला पोर्शन एपिकोटाइल, कॉटिलीडन से नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। अगर ये नहीं समझ में आए, आगे समझ में नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन आपको नहीं समझ में आएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं समझ आएंगे। अगर समझ आ गया तो पूरा का पूरा समझ आएगा। ठीक है चलो, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चे, हाइपोकोटाइल मतलब नीचे वाला पोर्शन, कॉटिलीडन से नीचे वाला पोर्शन। देखो हाइपोकोटाइल मतलब नीचे, कोटाइल मतलब कॉटिलीडन के नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल ऊपर किसके? कॉटिलीडन से ऊपर वाला पोर्शन एपिकोटाइल। अब आगे चलो, एपिकोटाइल जो आपकी जर्मिनेशन होती है उसमें देखो बच्चे क्या होगा। एपिकोटाइल जर्मिनेशन में बच्चे क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा। जो कॉटिलीडन है हमारी, यहाँ पे ये डायग्राम पे पहले आ जाओ, यहां से समझ आएगा। एपिकोटाइल जर्मिनेशन में क्या होगा, ये हमारा सीड था, इसको मैंने क्या किया, ये हमारा सीड था, इसको मैंने सॉइल में लगा दिया, इसको मैंने सॉइल में बुआई कर दी इसकी। ये धीरे धीरे जैसे ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, जो फेजेस हम आगे जानेंगे, ठीक है, वो 1 बाय 1 जानेंगे। मैंने क्या किया, उसको पानी दिया, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, देखो सीड कोट इसका सॉफ्ट होता गया, और यहां से पौधे की रूट पहले बनी है, देखो नीचे रूट बन रही है, देखो दिख रहा होगा डायग्राम। पहले क्या हुआ, रूट वाला पोर्शन बना, और इस रूट वाले पोर्शन को बोला जाता है बच्चे रेडिकल। इस रूट वाले पोर्शन को बोला जाता है रेडिकल। मैंने बोला था ना आपको, जैसे सीड जर्मिनेट होना शुरू होता है तो सबसे पहला जो पोर्शन बनता है वो रेडिकल बनता है, और रेडिकल से आगे चल के रूट बनती है। इतनी बात हो गई। अब देखो, रेडिकल से ऊपर वाला पोर्शन कौन सा बोला था मैंने, हाइपोकोटाइल। रेडिकल से ऊपर वाला पोर्शन कौन सा बोला था मैंने, हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रेडिकल आ गया, ये आपका हाइपोकोटाइल आ गया। हाइपोकोटाइल एकदम से ग्रो हो जाता है, हाइपोकोटाइल एकदम से उसमें ग्रोथ आ जाती है, और हाइपोकोटाइल में एकदम से ग्रोथ होने की वजह से जो आपका कॉटिलीडन था, वो ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है, वो ग्राउंड लेवल के या वो सॉइल से ऊपर चला जाता है। देखो फिर से देखो, मैंने बोला जैसे आपका सीड था, ये मैंने सीड की बुआई की, बुआई के बाद जैसे इसको पानी मिला तो धीरे धीरे हुआ क्या, इस सीड का जो कोट है वो सॉफ्ट होने लग गया। ठीक है, अंदर एक्टिविटी शुरू हो गई। अब फेजेस में बताऊंगी तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, बट यहाँ पे समझो, जैसे ही उससे पौधा निकला तो सबसे पहले उसका रूट सिस्टम बना।
सबसे पहले उसका रूट बना जिसको हमने रेडिकल बोला। अब रेडिकल के ऊपर वाला पोर्शन, जो हरा हरा पोर्शन दिख रहा है ना, दिख रहा है, जो हरा हरा पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हाइपोकोटाइल बोला था हमने। इस हाइपोकोटाइल में एकदम से ग्रोथ हो जाती है, एकदम से ग्रोथ हुई, पूरी एपिकोटाइल को ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर ले जाएगा, और फिर जो आपका कॉटिलिडन वाला पोर्शन था उसमें से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, या पहली लीफ जो है वो कॉटिलिडन से बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ऊपर को ग्रो कर जाएगा, उसके बाद ये आपका ऊपर को ग्रो कर जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए जो पहली लीफ बनती है एपिकोटाइल जर्मिनेशन में, वो कॉटिलिडन से बनती है। फिर कॉटिलिडन के ऊपर हम बोलेंगे प्लीम्यूल, कॉटिलिडन के ऊपर बोलेंगे हम क्या आएगा, एपिकोटाइल, उसके बाद प्लीम्यूल ग्रोथ होगी, प्लीम्यूल फिर पूरा ऊपर शूट सिस्टम बनाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, एपिजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन को लिफ्ट किया जाता है ग्राउंड के ऊपर, किसके द्वारा। अब देखो यहां पे एक डिफरेंस है, एपिजियल जो जर्मिनेशन है वहां पे हाइपोकोटाइल का जिक्र हमें करना है, और हाइपोजियल जर्मिनेशन में हम एपिकोटाइल का जिक्र करेंगे। अभी मैं फिर से बताऊंगी, सुनो अभी क्यों। देखो हम पढ़ रहे हैं एपिजियल जर्मिनेशन, जिसमें मैंने आपको बोला कॉटिलिडन ग्राउंड लेवल से ऊपर चली जाती है, किस वजह से, हाइपोकोटाइल की वजह से, हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन की वजह से है ये एपिजियल। बट एपिजियल जर्मिनेशन यहाँ पे हाइपोकोटाइल का जिक्र होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं तुम लोगों को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एपिजियल में मैंने बोला कि कॉटिलिडन को लिफ्ट किया जाता है ग्राउंड से ऊपर, किस वजह से, हाइपोकोटाइल में एकदम से ग्रोथ हो जाती है तो कॉटिलिडन ग्राउंड लेवल से बाहर निकल जाता है, और जैसे कॉटिलिडन ग्राउंड लेवल से बाहर हो जाएगा तो वो कॉटिलिडन फर्स्ट लीफ में डेवलप हो जाता है, फर्स्ट लीफ में डेवलप हो जाता है। इस टाइप की जर्मिनेशन को बोला जाता है एपिजियल जर्मिनेशन। इस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को बोला जाता है एपिजियल जर्मिनेशन। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर, बीन। ये एग्जांपल पता अभी उतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होंगे, ठीक है, अभी भी होंगे वैसे, मतलब, पर ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जर्मिनेशन वाला टॉपिक है, स्पेशली एपिजियल और हाइपोजियल। ये पूछा जाता है बच्चे, ये पूछा जाता है। तो पढ़ो इस तरीके से, नोट इस तरीके से अभी से बना डालो, ताकि आगे चल के आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा, डायग्राम से अच्छे खासे क्लियर हो रहा है तुमको। देखो सीड डाला, सबसे पहले रूट सिस्टम आया, रूट सिस्टम आने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हाइपोकोटाइल, ये हरा हरा पोर्शन, इसमें एकदम से ग्रोथ हो रही है। तो ये जो कॉटिलिडन था वो ग्राउंड लेवल से ऊपर अपलिफ्ट हुआ, ग्राउंड लेवल से ऊपर अपलिफ्ट होने के बाद यहाँ से पहली लीफ हमारी डेवलप हो रही है, पहली लीफ हमारी डेवलप हुई जिसको हमने बोला, पहली लीफ हमारी डेवलप हुई जिसको हमने बोला कॉटिलिडन, मतलब कॉटिलिडन से डेवलप हुई। फिर उसके आगे ग्रोथ होगी, यहाँ पे आपका एपिकोटाइल होगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो आपका प्लीम्यूल होगा, ठीक है। चलो अब आगे, इस प्रकार के अंकुरण में बीज के बीज पत्र मिट्टी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, और बीज का हाइपोकोटाइल लंबा होकर बीज पत्र को ऊपर खींचता है। बीज पत्र कुछ समय तक प्रकाश संश्लेषण करके पौधे को भोजन देता रहता है। आई होप बच्चे इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, आई होप इतनी चीजें आपको अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। चलो अब हाइपोजियल का क्या मतलब होता है, हाइपोजियल, एपिजियल हमने क्यों बोला था, एपिजियल हमने बोला कि जो कॉटिलिडन है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर आ रहा है। हाइपोजियल हम क्यों बोलेंगे, हाइपो मतलब नीचे, जो कॉटिलिडन है वो ग्राउंड लेवल से नीचे ही रह रहा है, वो ग्राउंड लेवल से नीचे ही रह रहा है। अब मैं बोल रही हूँ हाइपोजियल, तो हाइपोजियल में हम जिक्र करेंगे एपिकोटाइल का। देखो दो चीजें हमने पढ़ी, अभी मैं इसको बताऊंगी फिर अच्छे से क्लियर होगा। एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, एपिजियल एंड हाइपोजियल। एपिजियल में मैंने बोला कि हाइपोकोटाइल की एकदम से ग्रोथ हो गई, यार हाइपोकोटाइल एकदम से ग्रो हो गया। हाइपोकोटाइल क्या है, स्पेलिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट माय स्पेलिंग्स, क्योंकि मेरी स्पेलिंग बहुत ही वाहिया, हाइपोकोटाइल। चलो यहां पे एपिकोटाइल का जिक्र किया जाएगा, एपिकोटाइल का जिक्र किया जाएगा। देखो कैसे किया जाएगा, हम पढ़ रहे हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, जिसमें मैं बच्चे आपको बोल रही हूँ कॉटिलिडन, एक डिफरेंस तो यही है, एपिजियल क्यों बोला, कॉटिलिडन ऊपर गया, हाइपोजियल क्यों बोला जा रहा है, कॉटिलिडन ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है। अब हम बोल रहे हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन में ये हमारा सीड था, सीड आया, ठीक है, सीड से सबसे पहले रूट पोर्शन आता है एज इट इज, ये आपका रेडिकल बन गया। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ना होके एपिकोटाइल ग्रो होता है। एपिकोटाइल की ग्रोथ ना होके एपिकोटाइल एकदम से ग्रो होता है, और वो प्लीम्यूल को बाहर निकाल देता है, और वो प्लीम्यूल को सॉइल के बाहर निकाल देता है। बस
एपिकोटाइल ग्रो होकर प्लीम्यूल बाहर निकालेगा। लास्ट उसमें बोला था हमने हाइपोकोटाइल की एकदम से ग्रोथ हुई, वो कॉटिलीडन को बाहर निकाल देता था ग्राउंड लेवल के। यहाँ पे कॉटिलीडन ग्राउंड लेवल के अंदर ही है, यहाँ पे जो आपका एपिकोटाइल है उसमें एकदम से ग्रोथ हो रही है और प्लीम्यूल ग्राउंड लेवल से बाहर आ रहा है। देखो देखो देखो, सीड ये था, रूट पोर्शन आया जिसको हमने रेडिकल बोला, ठीक है। यहाँ पे हाइपोकोटाइल की ग्रोथ उतनी नहीं है, यहाँ पे एपिकोटाइल की ग्रोथ हुई, एपिकोटाइल से ऊपर प्लीम्यूल आता है, एपिकोटाइल की ग्रोथ हुई और एकदम से ग्रोथ होने की वजह से ऊपर आपका प्लीम्यूल बन गया। प्लीम्यूल क्या है? प्लीम्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सीड का जो आगे चल के शूट सिस्टम बनाता है, जो आगे चल के शूट सिस्टम बनाता है। यही तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यही बात कर रहे हैं। तो जो आपका हाइपोजिक जर्मिनेशन है उस केस में क्या होगा, कॉटिलीडन आपकी सॉइल के अंदर ही रहती है, एपिकोटाइल इलोंग कर देता है और प्लीम्यूल को ग्राउंड लेवल से ऊपर ले आता है। तो इट टेक्स प्लेस इन विच क्रॉप्स, पी, मेज, मैंगो। देखो अब दोनों में डिफरेंस में मैं एक बार फिर से बता देती हूं तो और पक्का हो जाएगा, ठीक है। हमने बात की बच्चे एपिकोटाइल एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन की हमने बात की। इन दोनों चीजों की हमने बात की, इतनी बात हमने कर ली थी, ठीक है। अब एपीजियल में सबसे पहले मैंने बोला कि इसमें कॉटिलीडन वाला पोर्शन जो है बच्चे, इसमें कॉटिलीडन जो है वो क्या होगा, कॉटिलीडन एपी है तो मतलब अबव ग्राउंड आएगी, कॉटिलीडन जो है वो आपका अबव ग्राउंड आएगी, कॉटिलीडन जो है वो अबव ग्राउंड आने वाली है। इसमें क्या होगा, जो कॉटिलीडन होगी, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो इस फॉर्म में लिखना, तो कॉटिलीडन होगी, कॉटिलीडॉन्स, जो आपकी कॉटिलीडन होगी वो बिलो ग्राउंड होगी, बिलो ग्राउंड लेवल होंगी। एक पॉइंट क्लियर होता। दूसरा हमने बोला यहां पे हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है और यहां पे क्या इलोंगेट हो रहा है, यहां पे एपिकोटाइल इलोंगेट करके प्लीम्यूल को ग्राउंड के बाहर निकाल रहा है। यहां पे हाइपोकोटाइल इलोंग करके कॉटिलीडन को बाहर निकाल रहा था, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो उसके बाद तुम लोगों ने इसका एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। उसके बाद आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो कि एपिकोटाइल में हम कैस्टर का एग्जाम्पल, कॉटन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हाइपोकोटाइल के केस में हम मटर का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, इस तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अब रिकॉर्डेड क्लासेस है, ठीक है। अब लाइव क्लासेस में मजा आएगा यार, आना 22 सितंबर से जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। प्रॉपरली क्लासेस थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में हम उसमें पेड बैचेस में और डिटेल में हम जानेंगे चीजें, ओके। चलो, आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चे, ठीक है। चलो लिखना है, ये लिखनी है सारी चीजें, ठीक है। और कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम आपका लिखा हुआ उसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चे देखो मैं पीपीटी बनाती हूँ, ये जो जिस पे मैं लिखती हूँ वो नोट है, वो पीडीएफ वो अलग है, तो वो एक साथ सेव नहीं होगी, वो एक साथ सेव नहीं होगा, वो पेड में मुझे देखना पड़ेगा, उस हिसाब से मुझे सिनेरियो अपना फिक्स करना पड़ेगा। चलो, अब इतनी चीजें क्लियर होगी बच्चे, ठीक है। इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्र मिट्टी की सतह के नीचे ही रहते हैं और बीज का एपिकोटाइल लंबा होकर कोमल पत्तियों को ऊपर लाता है और बीज पत्र पौधे के लिए केवल संग्रहित भोजन उपलब्ध करवाते हैं और प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बताया हुआ, यहाँ पे भी बच्चे मैंने डायग्राम बताया हुआ है। देखो यहाँ पे देखो, कॉटिलीडन नीचे ही रह गया, कॉटिलीडन ये जो येलो वाला पोर्शन है वो नीचे ही रह गया और ऊपर प्लांट बन गया है। बट एपिकोटाइल के केस में क्या होगा, कॉटिलीडन देखो ये वाला पोर्शन है, कॉटिलीडन ऊपर चला गया, कॉटिलीडन ऊपर चला गया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बच्चे फेजेस ऑफ जर्मिनेशन। अब आ जाता है फेजेस ऑफ जर्मिनेशन के, जर्मिनेशन के क्या क्या किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के 3 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है इम्बिबिशन फेज, एक्टिव मेटाबॉलिज्म फेज सॉरी, और सेल एक्सपेंशन एंड सीडलिंग प्रोट्रूजन। मतलब इम्बिबिशन, एक्टिव मेटाबॉलिज्म और सेल एक्सपेंशन एंड सीडलिंग प्रोट्रूजन। इम्बिबिशन अवस्था, सक्रिय उपापचय अवस्था, ठीक है, और कोशिका प्रसार एवं अंकुर का बाहर आना। ये देखो अब क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले बच्चे क्या होता है, देखो आइए जानते हैं 1 by 1 स्टेप्स में। ये मेरा सीड है,
ये मेरा सीड है, ठीक है, सीड आ गया। सीड में पहला फेज पढ़ा हमने इम्बिबिशन। सीड में बच्चे पहला फेज पढ़ा हमने इम्बिबिशन। इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन अवस्था, इम्बाइबिशन स्टेज। अब इम्बिबिशन का क्या मतलब होता है? इम्बिबिशन का मतलब होता है अपटेक ऑफ वाटर। तुमने क्या किया, तुम्हारे पास मटर था, तुमने उसको सॉइल में लगाया। सॉइल में लगाने के बाद तुम क्या करते हो? पानी देते हो ना। पहला स्टेज जर्मिनेशन का पानी देना होता है। तो इनटेक ऑफ वाटर या इम्बिबिशन ऑफ वाटर जो है वो पहला स्टेज होता है। सीड को जब हम बुआई कर रहे हैं, सबसे पहला काम सीड का क्या होता है? पानी एब्जॉर्ब करना। तो उस पानी एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को इम्बिबिशन बोला जाता है। पानी एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को इम्बिबिशन बोला जाता है। तो तुमसे पूछा जाए कि पहला स्टेप क्या है जर्मिनेशन का, तो तुम लोग बोलोगे इम्बिबिशन फेज, इम्बिबिशन अवस्था, जिसमें सीड पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। उसको बोला जाता है इम्बिबिशन स्टेज। जब सीड पानी को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है, दैट इज नोन एज योर इम्बिबिशन फेज। पहला फेज हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। पहला फेज हमारा इतना ही होता है कि जो सीड है वो पानी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, और जो हार्ड सीड है, जैसे मटर का सीड हार्ड है, ठीक है, हार्ड सीड है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। उसका सीड कोट सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर तुम लोगों से पहले फेज की बात की जाए, पहले फेज में क्या क्या चीजें होती है, तो आप बोलोगे सबसे पहला मेथड जो है, सबसे पहला फेज जो जर्मिनेशन का है वो है हमारा इम्बिबिशन फेज, जिसमें सीड जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो सीड है वो सॉफ्ट होने लग जाता है। जैसे डोरमेंसी में मैंने तुम लोगों को बोला था, हार्ड सीड की वजह से पानी का अपटेक नहीं हो पाता है, हार्ड सीड की वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। जिन लोगों ने डोरमेंसी नहीं पढ़ी, इससे पहले मैंने डोरमेंसी का चैप्टर पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि डोरमेंसी टॉपिक यहाँ पे रिलेट होने वाला है आगे चल के, तो वो पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब कहां थी मैं? हाँ, तो मैंने बोला सीड पानी को एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे होगा क्या? धीरे धीरे होगा ये कि जो सीड था वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, सीड का कोट सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहला फेज खत्म, पहला फेज खत्म, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब दूसरे फेज में बच्चे क्या होगा, दूसरे फेज में क्या होगा? दूसरे फेज में आपका होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब अब देखो क्या होगा, जैसे ही सीड पानी अब्सॉर्ब करेगा, उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें होंगी। जैसे ही सीड पानी अब्सॉर्ब करेगा, उसके अंदर जैसे पानी उसने एब्सॉर्ब किया, तो बहुत सारी अलग अलग एंजाइम्स एक्टिवेट होना शुरू कर देती है। बहुत सारी अलग अलग एंजाइम एक्टिवेट होना शुरू कर देंगी, और उसके बाद अंदर बहुत सारी, जैसे मैंने बोला था ना आपको, ये सीड है, सीड इसको कॉटिलिडन बोला जाता है, इसके अंदर फूड रिजर्व स्टोर होते हैं। तो जो आपका स्टोर्ड फूड है इसके अंदर, वो टूटना शुरू हो जाता है। जैसे अगर स्टार्च है तो वो शुगर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी। क्यों होने लगेगी? वो सीड को तैयार किया जा रहा है भाई, आगे चल के तुझे पौधा बनाना है, तो तेरे अंदर जो स्टोर्ड फूड है, स्टार्च है, उसको तूने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है, तो तुझे वो करना पड़ेगा। देख, पानी मैंने दे दिया पहले प्रोसेस में, अब्सॉर्ब हो गया पानी ने क्या किया, एंजाइम्स एक्टिवेट करके मेटाबॉलिक प्रोसेस सीड के अंदर शुरू कर दिया। जैसे ही मेटाबॉलिक प्रोसेस अंदर शुरू होंगे, तो जो आपका स्टोर्ड फूड है, सीड के अंदर खाना है, जो एकदम ऐसा खाना पड़ा हुआ है, ठीक है, अब धीरे धीरे वो खाना टूटने लगेगा। वो जो आपका स्टोर्ड फूड है, जैसे अगर स्टार्च की बात करते, तो वो स्टार्च टूटना शुरू होकर शुगर बनाना शुरू करेगा। जैसे जैसे वो स्टोर्ड फूड टूटना शुरू करेगा, तो सीड को न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा, सीड के अंदर चेंजेस आएंगे, सीड के अंदर रेस्पिरेशन होने लगेगा, एंजाइम एक्टिवेट होके प्रोटीन सिंथेसिस करने लग जाएंगी। अब ये सीड को, ये सारी चीजें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीड के अंदर हो रही है, ये सारी चीजें सीड को एक्टिवेट करिए भाई साहब। तुझे अगले फेज में पौधा बनाना है, देख ले तुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी। जो स्टोर्ड फूड है उसका ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले फेज में हमने बच्चे बोला कि पानी का अब्जॉर्प्शन हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा सीड कोट सॉफ्ट हो रहा था। दूसरे फेज की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि जैसे पानी अब्जॉर्ब हुआ, वैसे एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है सीड के अंदर की। जो सीड के अंदर स्टोर्ड फूड है, जो हम बोलते थे कॉटिलिडन में फूड स्टोर होकर रहता है, तो जो स्टोर्ड फूड है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। सीड के अंदर रेस्पिरेशन शुरू होने लग जाती है, प्रोटीन
सिंथेसिस होने लग जाती है, वो सीड को तैयार कर रहा है भाई साहब तुझे अगले स्टेज में आके प्लांट को बनाना है। एक हेल्दी प्लांट तुझे बनाना है तो तुझे ये चेंजेस खुद में लाने पड़ेंगे। तीसरा स्टेज आ जाता है रेडिकल प्रोट्रूजन, यहां हम बोल सकते हैं सेल इलोंगेशन एंड प्रोट्रूजन स्टेज। इसका मतलब होता है यहां पे क्या होता है, यहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, यहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, यहां पे क्या होता है इसके अंदर की जो सेल है वो इलोंगेट होने लग जाती है, इलोंगेट होने लग जाती है और रेडिकल बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। रेडिकल बोला था ना मैंने, ऐसा पोर्शन जहां से रूट निकलती है, ऐसा पोर्शन जहां से रूट निकलती है। तो रेडिकल प्रोट्रूजन लास्ट फेज में जाके होगा, रेडिकल प्रोट्रूजन लास्ट स्टेज में जाके होता है जब सेल इलोंगेट करना शुरू कर जाती है। यहां पे हमने खाना दिया, यहां पे जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, स्टोर्ड फूड टूटना शुरू हुए, तो धीरे 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 क्या हुआ, अंदर अंदर जो सीड का था वो तो हमें रेडिकल निकालना पड़ेगा बाहर, रेडिकल प्रोट्रूजन करवाना पड़ेगा। तो रेडिकल प्रोट्रूजन आपका थर्ड फेज में जाके होता है। उसके अंदर फिर सेल इलोंगेट होती है, सेल इलोंगेट होगी धीरे धीरे धीरे, फिर प्लीम्यूल भी बनाती है। प्लीम्यूल क्या बोला था मैंने, ऐसा पोर्शन जो शूट पोर्शन बनाता है, ऐसा पोर्शन जो शूट पोर्शन बनाता है। धीरे धीरे सेल इलोंगेट करके छोटा सा प्लांट बनेगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ से प्लीम्यूल, और ऊपर पूरा शूट सिस्टम निकलेगा और यहाँ से पूरी रूट सिस्टम बन जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस आ जाता है बच्चे सीड जर्मिनेशन का, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आ जाता है सीड जर्मिनेशन का। पहले हमने बोला इनहिबिशन फेज, दूसरा बोला हमने एक्टिव मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीड के अंदर शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब है कि अंदर डीएनए बनना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। खाना जो स्टोर फूड था कॉटिलिडन में वो ब्रेकडाउन उसका शुरू हो जाएगा ताकि उसको आगे नया, ताकि वो आगे चल के एक नया प्लांट बना सके, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने बोला कि सेल इलोंगेशन या एक्सपेंशन शुरू होने लग जाता है और रेडिकल प्रोट्रूजन, रेडिकल प्रोट्रूजन का मतलब है रेडिकल बाहर से सीड फटा, रेडिकल निकला, रेडिकल पहले निकलेगा, रूट बनाएगा, फिर ऊपर को प्लीम्यूल बनना भी शुरू हो जाता है जो आगे चल के एक पूरा शूट सिस्टम चल के बनाएगा, आगे चल के पूरा एक शूट सिस्टम बनाएगा। तो उस अवस्था, ये जो सारी हैं ये बीज अंकुरण की अवस्थाएं, ये सारी बच्चे बीज अंकुरण की अवस्थाएं हैं। इम्बिबिशन फेज, एक्टिव मेटाबॉलिज्म फेज, सेल एक्सपेंशन एंड सीडलिंग प्रोट्रूजन फेज, ये सारे फेजेस आ जाते हैं, ये सारे के सारे बच्चे फेजेस आ जाते हैं। पहला इम्बिबिशन, आपसे एक डायरेक्ट पूछा जाए ना सीड जर्मिनेशन के लिए क्या सबसे पहला फेज क्या हो सकता है, तो तुम वही बोलोगे ना, पहले तो पानी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पहला फेज आता है जिसको हम इम्बिबिशन का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एक्टिव मेटाबॉलिज्म फेज, फिर आ जाता है आपका सेल इलोंगेशन एंड सीडलिंग प्रोट्रूजन फेज, ठीक है। तो ये तीनों फेजेस बच्चे हमारे सीड जर्मिनेशन के हो जाते हैं। आगे मैंने आपको ये ग्राफ की फॉर्म में बताया हुआ है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका सीड जर्मिनेशन है उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो आप बोलते हो एस शेप कर्व, एस शेप कर्व, थोड़ा एस शेप का कर्व बनता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में पानी, जैसे हम पानी देते तो एकदम से सीड की ग्रोथ हो जाती है, एकदम से ग्रोथ हो जाती है, और जैसे आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू होती है तो वो ग्रोथ थोड़ी कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और थर्ड फेज के टाइम पे जब सेल इलोंगेट हो रही है या रेडिकल प्रोड्यूशन का टाइम होता है, उस टाइम पे ये आपका वाटर के विद रिस्पेक्ट हुए कि देखो ये ग्राफ जो है बच्चे वो वाटर अपटेक किस फेज के टाइम पे ज्यादा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग है। अब देखो सबसे पहला फेज ही था अपटेक ऑफ वाटर, तो इस फेज में सबसे ज्यादा वाटर अपटेक हो रहा है, वाटर अपटेक यहाँ पे कर लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, स्टोर्ड फूड, जो फूड स्टोर है वो टूट रहे, तो यहाँ पे हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टेंट सा हो जाता है पानी का अपटेक। अब रेस्पिरेशन हो गई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, अब सेल इलोंगेशन करवाना है यार, सेल प्रोट्रूजन करवाना है यार, इतनी एनर्जी लगने वाली, तो उसके लिए भी हमें पानी देना पड़ेगा। तो थर्ड फेज के टाइम पे भी वाटर अपटेक बढ़ जाता है। ये जो आपका ग्राफ है वो वाटर अपटेक के हिसाब से, वाटर अपटेक कहाँ किस फेज में कितना हो रहा है उस हिसाब से ये आपके ये ग्राफ बताया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि पहले फेज के टाइम पे एनर्जी चाहिए, सीड हार्ड है, उसको पानी की जरूरत ज्यादा है, तो पानी दिया मैंने, बहुत ज्यादा दिया, फिर अब पानी मिल गया यार सीड को, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी का टाइम आ गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई जी। उसके बाद बोला अब सेल एक्सपैंड करेगा, इलोंगेट करेगा, तो उसके लिए पानी चाहिए, तो फिर अगेन पानी की डिमांड थर्ड फेज में बढ़ जाती है, पानी की डिमांड थर्ड फेज में बढ़ जाती है। तो ये ग्राफ आपका वाटर अपटेक के हिसाब से, ये ग्राफ आपका वाटर अपटेक के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे,
अब आ जाता है बच्चे फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, हम जो सीड जर्मिनेशन के फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें हम इंटरनल फैक्टर की बात करेंगे और एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे। इंटरनल फैक्टर का मतलब है सीड के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो पाती है। और बाद में हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में, बाहरी कारकों के बारे में जिसकी वजह से जर्मिनेशन अफेक्ट होती है। इंटरनल फैक्टर की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है डोरमेंसी। आई होप ये मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि मैंने आपको डोरमेंसी पहले बता दिया है लास्ट क्लास में। डोरमेंसी का मतलब बच्चे मैंने बोला था कि जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इवन फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से भी, होने की वजह से नहीं, इवन फेवरेबल कंडीशन है फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। अब अगर सीड डोरमेंट है, बहुत सारे कारण मैंने तुम लोगों को सीड डोरमेंसी में बोले थे कि ऐसा भी हो सकता है कि उसमें केमिकल्स हो, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हो, या उसका सीड कोट या उसका बाहरी अपीयर इस तरीके से हो कि उसमें डोरमेंसी आ रही हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बोली थी आपको। तो डोरमेंसी या बीज सुप्तावस्था का मतलब होता है कि अगर सीड डोरमेंट है यानी कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है बहुत सारे कारणों की वजह से, जो मैंने आपको डोरमेंसी में बताए थे कि उसके अंदर इनहिबिटर हो सकते हैं, ठीक है, कॉमरिन हो सकता है, या उसका सीड कोट हार्ड है, उसका वाटर अपटेक नहीं हो पा रहा है, उसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कारण मैंने आप लोगों को बताए थे डोरमेंसी के, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सीड डोरमेंट है तो उस वजह से भी जर्मिनेशन नहीं होगी। ऑब्वियसली हम यही तो बोल रहे थे कि सीड डोरमेंसी का मतलब ही ऐसा होता है कि जब सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाता, तो अगर सीड डोरमेंसी में चला गया है, बेचारा डोरमेंट स्थिति में चला गया है, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो पहला इंटरनल फैक्टर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर तुमको लॉन्ग आंसर्स में लिखना है तो तुम लोग यहाँ पे डोरमेंसी के बारे में बता देना। डोरमेंसी का मतलब होता है कि जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता बहुत सारे कारकों की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से, या तो सीड के बाहर मतलब या तो सीड का बाहर स्ट्रक्चर, सीड कोट पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, हार्ड है, या सीड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीशन हो रहे हैं जो सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहे हैं। तो पहला कारण सीड का आ जाएगा डोरमेंसी। ये मैं डिटेल में इसीलिए नहीं समझा रही हूं क्योंकि मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया। ये सीड एज और मैच्योरिटी। अब देखो, अगर सीड इमेच्योर है बच्चे, अगर सीड इमेच्योर है तब भी सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। मान लो मैंने मटर का पौधा लगाया, उसमें मुझे पॉड मिल गए। पॉड का मतलब तो जो फली, मटर की फली होती है ना ऐसी हरी कलर की, इसके अंदर बीज होता है, इनको बीज वालों को बीज कहा जाता है, इसको पॉड कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो मटर मेरा कंप्लीटली उसमें दाने भरे नहीं है, पूरे ऐसे गोल दाने नहीं है, ऐसे छोटे छोटे से दाने। मैंने क्या किया, इन छोटे छोटे दानों को लगा दिया। मेरे को लगा यार देखते हैं ये जर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे। इमैच्योर सीड जर्मिनेट अच्छे से नहीं हो पाते। तो अगर तुम्हें बोला कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो जर्मिनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, पहला बोला मैंने सीड डोरमेंसी। दूसरा मैं बोलूंगी कि यार सीड की एज भी डिपेंड करती है। सीड किस एज का है, क्या सीड अच्छे से मैच्योर हो चुका है? तो अच्छे से अगर मैच्योर हो चुका होगा सीड तभी वो मैच्योर कर पाएगा। अगर वो अच्छे से मैच्योर नहीं कर पा रहा है, मैच्योरिटी ऑफ सीड, अगर वो इमेच्योर है मतलब अभी वो बच्चा है, हमारा सीड यार, अभी वो इमेच्योर है। अभी अगर वो इमेच्योर है तब भी सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगर वो एज्ड है या ओवर मैच्योर्ड है तो भी वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो दूसरा फैक्टर हमने बोला सीड की एज या मैच्योरिटी। अगर सीड प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो इमेच्योर हो या ओवर मैच्योर हो, मतलब उसकी एज काफी ज्यादा हो, तो वो भी जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है, वो चीज भी जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है बच्चे मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज का मतलब होता है अगर मेरे पास दो कंडीशन है, एक सीड मेरे पास बिल्कुल हेल्दी सीड है और दूसरा सीड मेरे पास ऐसा है क्रैक्ड सीड, कटा हुआ सीड, टूटा हुआ सीड, खाया हुआ किसी गुज्जा मतलब इंसेक्ट द्वारा खाया हुआ सीड। ठीक है, अगर किसी इंसेक्ट द्वारा खाया गया सीड है या टूटा हुआ सीड है, तो जिस भी सीड में मैकेनिकल डैमेज यानी कि यांत्रिक क्षति हुई हो, वो भी अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो तुम लोगों को इंटरनल फैक्टर में ये चीजें याद रखनी है कि अगर बीज सुप्तावस्था में है, अगर बीज डोरमेंसी में चला गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपका होगा ये कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीड में बहुत सारे ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो सीड को जर्मिनेट नहीं करने देते। क्या पता सीड का कोट हार्ड हो, वो पानी अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहा हो। क्या पता सीड का कोट इतना हार्ड हो कि वो
गैसेस एक्सचेंज ही ना कर पा रहा हो, ठीक है। क्या पता सीड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट हो रहे हो जो सीड को जर्मिनेट ना ही कर पा रहे हो, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमें क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बोला सीड की एज या मैच्योरिटी, सीड की एज या मैच्योरिटी, इसमें मैंने आपको क्या बोला, इसमें बच्चे मैंने आपको ये चीज बोली कि जो अगर सीड इमेच्योर होगा तब भी अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा, अगर वो ज्यादा मैच्योर होगा या ज्यादा एज्ड होगा तब भी वो मैच्योर अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है मैच्योरिटी का, उस टाइम पे हमें सीड को लगाना चाहिए जर्मिनेशन के लिए। फिर मैंने आपको बोला मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज में हम बात कर रहे हैं बच्चे यांत्रिक क्षति की, जिसमें मैं आप बच्चों को बोल रही हूं कि क्या, जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर किसी भी कारणवश सीड को, बीज को क्षति पहुंची है तो वो क्षतिग्रस्त सीड भी अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते, अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर बच्चे आपके जो हैं वो आपके इंटरनल फैक्टर में आ जाते हैं, ये इंटरनल फैक्टर में आ जाते हैं। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है बाहरी एनवायरमेंट क्या दिया जा रहा है सीड को, बाहरी एनवायरमेंट क्या दिया जा रहा है सीड को। इसमें आ जाएगा वाटर, एयर, टेम्परेचर और लाइट। वाटर, एयर, टेम्परेचर और लाइट। अब देखो पानी, अगर पानी, सीड को कम पानी दिया जाएगा, क्या वो मैच्योर हो पाएगा, क्या वो जर्मिनेट कर जाएगा? नहीं। मान लो मेरे पास बहुत हार्ड सीड है, मेरे पास अखरोट का सीड है, मेरे पास भिंडी का सीड है, मेरे पास नट्स हैं जो बहुत ही, जिनका सीड कोट बहुत हार्ड होता है, जो मैंने तुम्हें सीड डॉर्मेंसी में बताया था। मेरे पास इतना हार्ड सीड है, मैंने उसको बहुत कम पानी दिया, क्या वो जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं। अगर मैं पानी कम दे रही हूँ, अगर मैं पानी कम दे रही हूँ, लेस वाटर दे रही हूँ, अगर ज्यादा पानी दे रही हूँ तब भी मैच्योर नहीं कर पाता। लेस का तो समझ आता है कि यार नहीं, कि पानी बहुत कम है, कि वो उसको पानी प्रॉपरली नहीं मिला, पानी प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो अपनी सीड कोट को सॉफ्ट नहीं कर पाया, सीड कोट सॉफ्ट ना होने की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपरली शुरू नहीं हुई तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाया। मोर वाटर की वजह से क्या होगा? मोर वाटर की वजह से हो सकता है उसको सांस नहीं आ सकती है। देखो अब तुम लोगों को पता होगा कि राइस, जो आपका धान होता है, उसको पानी वाली सिचुएशन में लगाया जाता है, पानी ठहरा हुआ होता है उसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में, अगर वैसी वाली कंडीशन है जहां पे पानी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, जहां पे सॉइल में पानी ही पानी है, तो सीड को वहां पे सांस नहीं आएगी, वो सफोकेट हो जाएगा उस उतने पानी में, ठीक है। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर वाटर होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, ना ही ज्यादा पानी होना चाहिए, ना ही कम पानी होना चाहिए, ना ही ज्यादा पानी होना चाहिए। तो पहला फैक्टर बच्चे हमने पढ़ा सीड वाटर, कि पानी हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में देना है, अच्छे अमाउंट में देना है। कम अमाउंट में देंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सीड बहुत हार्ड होते हैं, उनका सीड कोट सॉफ्ट ही ना हो पाए उतने से पानी में। अगर सीड कोट सॉफ्ट नहीं हो पाएगा तो पानी अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाया तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किस तरीके से शुरू हो पाएंगी, एंजाइम किस तरीके से एक्टिवेट हो पाएंगी, तो सारा जो जर्मिनेशन के फेजेस हमने पढ़े थे वो हो ही नहीं पाएंगे। अगर ज्यादा हुआ, ज्यादा पानी में भी सीड सफोकेट कर जाएगा, सीड सफोकेट करके मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है बच्चे एयर। नेक्स्ट आ जाता है एयर। एयर का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज। जब मैंने आपको डॉर्मेंसी पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बोला था सीड कोट इतना हार्ड होता है किसी क्रॉप के केस में कि उसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, गैसेस एक्सचेंज उसमें नहीं हो पाता। तो वही कंडीशन यहाँ पे चलेगी कि ऐसी कंडीशन, जैसे मैंने बोला अगर बहुत ज्यादा पानी मैंने इसको दे दिया, बहुत सारा पानी इसको दे दिया, वो डूब ही गया है पानी में यार, उसको सफोकेशन हो रही है उतने ज्यादा पानी में, और ना ही वो उतने ज्यादा पानी में अच्छे से गैसेस एक्सचेंज कर पाएगा, ऑक्सीजन ले पाएगा। तो अगर आपका सीड के बाहर एनवायरमेंट इस तरीके का है कि वो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है तो वो भी सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करेगा। आगे चलते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का मतलब है बच्चे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम सीड को इतना चाहिए होता है। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है बच्चे जर्मिनेशन के लिए वो होता है 20 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम सीड जर्मिनेट करते हैं, जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम या मेजॉरिटी ऑफ सीड जर्मिनेट करते हैं, मैक्सिमम और मेजॉरिटी ऑफ सीड जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब दो कंडीशन यहां पे आ जाती है। अगर तो बहुत ही लो टेम्परेचर हो गया हमारे पास, अगर बहुत ही लो टेम्परेचर अपने पास हो गया, बहुत ही लो टेम्परेचर होने पर क्या होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर होने पर ऐसा हो सकता है कि हमारा सीड डॉर्मेंसी में चला जाए, ऐसा हो सकता है हमारा सीड डॉर्मेंसी में चला जाए। वो बोल रहा है यार मुझे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए था बट मुझे मिल ही नहीं रहा, तो मैं डॉर्मेंसी में चला जाऊंगा, मैं अपने अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिज्यूम कर दूंगा, मतलब बंद कर दूंगा, तो वो डॉर्मेंसी में चला जाएगा। अगर बहुत ही कम टेम्परेचर हम सीड को देंगे तो वो डॉर्मेंसी में भी जा सकता है, वो डॉर्मेंसी में भी जा सकता है। और याद करो मैंने डॉर्मेंसी में तुम लोगों को स्ट्रेटिफिकेशन बताया था,
जहां पे मैंने बोला था लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या हॉट वाटर सॉरी वार्म टेम्परेचर ट्रीटमेंट दी जाती है सीड को जर्मिनेशन होने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे सीड होते हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जर्मिनेट करते हैं। जैसे एप्पल का एग्जांपल मैंने तुम लोगों को दिया था, एप्पल के केस में 5 से 7 डिग्री पे वो सीड जर्मिनेट करते हैं, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर कुछ मतलब ये अब देखो पर्टिकुलर है, कुछ चीजों का पर्टिकुलर है। अगर लो टेम्परेचर तुम रखोगे तब भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, हाई रखोगे तो क्या होगा, तो सीड डेसिकेट कर जाएंगे, सीड मर जाएंगे, सीड सूख जाएंगे। डेसिकेशन का मतलब होता है कि हीट की वजह से वो सूख के मर जाएंगे, तो वाटर के टेम्परेचर के केस में बच्चे मैंने बोला ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम सीड जर्मिनेट करते हैं वो है 20 से 30 डिग्री, और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, सीड डोरमेंसी में चला जाएगा, और हाई टेम्परेचर में सीड डेसिकेट हो जाएगा, जल जाएगा बेचारा, भुन जाएगा सीड। ठीक है, ओके। तो वो एक्सेप्शन जो मैंने बोला था आपको कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो लो टेम्परेचर पे जर्मिनेट करती है, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल तुम लोगों को डोरमेंसी में बताया था। डोरमेंसी नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लेना, वो ये दोनों चीजें रिलेटेड है, ठीक है, और उल्टी है बिल्कुल। डोरमेंसी का मतलब होता है सीड जर्मिनेट नहीं कर पाना, जर्मिनेशन का मतलब होता है सीड जर्मिनेट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपका लाइट। लाइट में भी अब डोरमेंसी का एग्जांपल आएगा, जहां पे मैंने तुम लोगों को 2 टाइप की डोरमेंसी बताई थी, स्कोटोडोरमेंसी और फोटोब्लास्टिक सीड या फोटोडोरमेंसी। याद करो मैंने ये 2 डोरमेंसी आपको बताई थी, जहां पे मैंने बोला था ऐसे सीड जिनको लाइट की आवश्यकता है, लाइट की जरूरत है, अगर हम उसको डार्क कंडीशन में डालते थे तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाते थे। और फोटो में मैंने बोला था कि एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी या वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। तो जर्मिनेशन का भी तो यही मतलब है, जर्मिनेशन में भी तो यही चीजें हो रही हैं कि सीड, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको पर्टिकुलर लाइट चाहिए कि भाई लाइट पीरियड इतना होना चाहिए तभी हम जर्मिनेट करेंगे, तो लाइट भी बहुत डिपेंड करती है सीड जर्मिनेशन के लिए। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको प्रॉपर इंटेंसिटी या वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए, जिसमें मैंने आपको बोला था रेड लाइट पे सीड जर्मिनेट करते हैं। रेड लाइट की वेवलेंथ मैंने इतनी बताई थी, और फार रेड लाइट पे क्या हो रहा था बच्चे, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे जर्मिनेट कर पा रहे थे, यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पा रहे थे। तो एक्सटर्नल फैक्टर की बच्चे, ये दोनों रिलेटेड है, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी उनको समझ में नहीं आएगा। डोरमेंसी में मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करके बच्चे बताया हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है कि पानी किस तरीके से जर्मिनेशन कर रहा है। हमने बोला कि अप्रोप्रिएट पानी होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, कम पानी होगा तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, उसका सीड कोट सॉफ्ट ही नहीं हो पाएगा, ज्यादा होगा तो वो सफोकेट हो जाएगा। एयर की बात करें, एयर में भी हमने वही चीज बोला कि प्रॉपर जो गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सीड में होना चाहिए, अगर हुआ तो जर्मिनेशन प्रॉपर्ली होगा। टेम्परेचर में भी मैंने बोला कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कम हुआ तो डोरमेंसी में चला जाएगा, ज्यादा हुआ तो वो सीड डेसिकेट कर जाएंगे। लाइट की भी मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे सीड होते हैं जो पर्टिकुलर लाइट पे ही जर्मिनेट करते हैं, तो उनमें मैंने स्कोटोडोरमेंसी और फोटोडोरमेंसी का आपको एग्जांपल बताया कि कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको लाइट चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तो उन सीड्स को लाइट दे दो। कुछ ऐसे सीड होते हैं जो 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ही जर्मिनेट करेंगे, तो उनको 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ दे दो, तो उनको बोला था हमने फोटोडोरमेंसी। ये डोरमेंसी में मैंने दोनों तीनों ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये सारे मैं डोरमेंसी में अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूं आपके, ठीक है। चलो, आई होप बच्चे आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने सीड जर्मिनेशन के बारे में जाना, जिसमें मैंने आपको बोला सबसे पहले बच्चे हमने जाना जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक सीड से हेल्दी पौधे का निकलना, उसको जर्मिनेशन कहा जाता है। 2 तरीके की जर्मिनेशन होती है, एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल का मतलब होता है कि जब कॉटिलिडन ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाता है। हाइपोकोटाइल का मतलब होता है जब कॉटिलिडन ग्राउंड लेवल से नीचे ही रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? एपीजियल में हाइपोकोटाइल ग्रोथ होती है, हाइपोजियल में एपिकोटाइल की ग्रोथ की वजह से होता है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल भी याद करने इसके। फेजेस में हमने बोला 3 तरीके के फेजेस होते हैं, इम्बिबिशन फेज, एक्टिव मेटाबॉलिज्म, सेल एक्सप्रेशन एंड सीडलिंग प्रोट्रूजन। इसमें क्या हो रहा था, पानी का अपटेक हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था, सेल इलोंगेट कर रही थी और रेडिकल बाहर निकल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इंटरनल फैक्टर में बताया, तो मैं डोरमेंसी बताया, सीड की एज बोला, मैकेनिकल डैमेज बोला, और एक्सटर्नल फैक्टर में बच्चे मैंने आपको क्या बोला, एक्सटर्नल फैक्टर में मैंने तुम लोगों को बोला पानी, ऑक्सीजन, एयर, टेम्परेचर और आपका लाइट, ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो सीड की जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। किसको? सीड की जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक है। ओके, अब एक और चीज, मुद्दे की बात हो भी चुकी है वैसे। चलो
22 सितंबर से हमारा पेड बैच शुरू होने वाला है, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। वो आपको बता दिया जाएगा, उसमें ऐप में मेंशन है कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप भी हमसे सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो आप हमारे पेड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़, जैसे बच्चों का डाउट होता है मैम कि हमें सस्ते में चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा। आपको कूपन कोड याद रखना है Y1020। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब आपको किस तरीके से, अगर आप चाहते हैं हमारे पेड बैचेस में एनरोल होना, तो क्या प्रोसीजर है उसका, तो मैं बता देती हूँ। तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे या आपको अपने फोन पे अड्डा की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, अड्डा 24/7, इस पे जाओ, गए, ऑल कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको अपना दिख रहा होगा हमारी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में जाओ। उसके बाद आपको दिख रहा होगा बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे, एक बैच है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फाउंडेशन बैच, जो कि 22 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसकी टाइमिंग 10 AM से 6 AM रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये बैच आपको 12,499 में मिलेगा, बट जो कूपन कोड बोला है ना, वो डालो यहाँ पे, मोर ऑफर्स पे जाओ, मोर ऑफर पे गए, मोर ऑफर के बाद वो कूपन कोड एंटर करो जो मैंने तुम लोगों को बताया। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, Y1020, ये कूपन कोड डाला। अरे क्या हो गया, Y1020, ये कूपन कोड डाला बच्चे, अप्लाई पे जाओ। अप्लाई जैसे करोगे आप, तो ये बैच आपको इतने में मिल जाएगा, ठीक है, ये बैच आपको इतने में मिल जाएगा, ओके। चलो ठीक है, तो उसके बाद देखो, तो याद आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है इसमें, ये कूपन कोड Y1020, ये कूपन कोड आपको याद रखना है, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। चलो, और अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे अच्छे खासे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया, तो इसको कृपया करके ज्वाइन कर ले। यहाँ पे स्कैनर है, स्कैन करके भी हो जाएगा, या जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको वैसे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हम क्लासेस लेते हैं उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ्स इस चैनल में मिल जाती हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ठीक है, कुछ चीजें पूछनी है तो आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आया होगा तो बता देना कमेंट में, ठीक है। चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और अभी तक जाते जाते रुक जाओ, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। 10,000 सब्सक्राइबर हम पहुंच चुके हैं आपके सपोर्ट के कारण। तो जो बच्चे नए हैं ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और डेली 11 बजे मेरी क्लास होती है बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की यूट्यूब पे, और बहुत जल्द 22 सितंबर से पेड बैचेस पे भी हम मिलने वाले हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, साथ साथ सीयूईटी पीजी का हमारा बैच चला हुआ है, यूपी कैडेट का हमारा बैच चला हुआ, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर बच्चों, ध्यान रखना अपना और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मिड आने वाले तुम्हारे, तो अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। बाय बाय।